नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके अंजलि में। और आज की अपनी महत्वपूर्ण जो सेशन है वो है जीके जीएस स्पेशल। और आज की अपनी 44 क्लासेस होने वाली हैं। आई होप इससे पहले की क्लासेस भी आपने बहुत अच्छे से अटेंड करी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर करें। अंजलि भारत जी के 0968 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसको टेस्ट के माध्यम से लें। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप सारे के सारे जो आंसर हैं इनके कमेंट में लिखते चलिएगा। चलिए पहला प्रश्न है आज का अपना, स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? देखिए, स्वशासन से संबंधित अभी तक आपने 25 दिसंबर और अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही याद किया होगा, पर यहाँ पे बात हो रही है स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, किसे माना जाता है इसके स्थापक या आंदोलन के कार्यकर्ता आपसे पूछे गए हैं। तो कौन आ जाएंगे? एनी बेसेंट आ जाएगी, है ना। एनी बेसेंट आ जाएगी। एनी बेसेंट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, जिनमें से एक क्वेश्चन यह भी होने वाला है। बात कर रहे हैं एनी बेसेंट के बारे में, तो ये क्या करती हैं? तो ये रहती है कांग्रेस की महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की महिला अध्यक्ष रहती है, ये महिला अध्यक्ष रहती हैं पहली, है ना, पहली महिला अध्यक्ष रहती हैं कांग्रेस के अंदर। प्रश्न पूछा जाएगा कि अध्यक्ष बनी थी, कब बनी है? तो 1917 के अंदर ये क्या करती हैं? इसकी अध्यक्ष करती हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्या है? होम रूल लीग की जब स्थापना होती है उसके अंदर भी ये शामिल रहती है। ये हो चुका है एनी बेसिन से संबंधित नॉर्मल छोटी सी जानकारी। चलिए बात करें स्वशासन की, तो स्वशासन से संबंधित एक और जो एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस मनाते हैं। सुशासन दिवस, अगर सुशासन दिवस नहीं लिखा हुआ आए और स्वशासन भी लिखा हुआ जाए, एक स्व यानी खुद के द्वारा ही हो सकता है, और सुशासन थोड़ा सा ही डिफरेंट है। अगर पूछने वाला थोड़ा सा आपको घुमा दे तो आप इसका आंसर अच्छे से याद रखिएगा। और सुशासन दिवस किस प्रधानमंत्री की देन है, यानी कि किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर। तो दोनों ही चीजें अलग हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, है ना, स्वशासन और सुशासन। तो कभी कभी अगर आपसे सन पूछ लिया जाए या इस ऑप्शन के अंदर कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बात करें मोतीलाल नेहरू जी की, क्योंकि आपको स्वभाव मेरा पता ही होगा, जितने भी क्वेश्चन हैं सबके सब, जिनका भी 4 ऑप्शन है, सभी का क्या है? ऑपरेशन होता ही होता है। तो पहले ऑप्शन का तो हो चुका है, दूसरे ऑप्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू और ये किसके साथ में मिलके? चित्तरंजन दास इनके साथ में मिलके किसकी स्थापना करते हैं? क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे? नेक्स्ट की अपन बात करें मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय के अगर इनकी बात करें ना, तो एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे बनता है कि मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? महामना की उपाधि किसने दी थी? बहुत आईएमपी प्रश्न है, अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर लिखें। महामना की उपाधि किसको दी थी? प्रश्न पूछा जाएगा। तो मदन मोहन मालवीय को दी थी। किसके द्वारा दी गई थी? तो दिया था महात्मा गांधी जी ने। और एक और महात्मा गांधी जी के द्वारा तो दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसके बारे में पूछा जाता है? मदन मोहन मालवीय के बारे में पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा कि जो एक लोकप्रिय नारा बन चुका है ना, सत्यमेव जयते, सत्य की ही सदा क्या होती है? विजय होती है। तो सत्यमेव जयते नारे को सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाने का जो कार्य किया था, उसका श्रेय भी किसको जाता है? मदन मोहन मालवीय जी को ही जाता है, जो अभी क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक बन चुका है। चलिए, और महात्मा गांधी जी के बारे में तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई थी। आपको अगर याद हो एक आध पॉइंट इनके बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? चीन के अंदर 1911 में क्या हुआ था? एक आंदोलन चल रहा था उस समय, है ना। तो उस आंदोलन के बाद में जो परिणाम आया वो परिणाम किस प्रकार का निकला है, ये आपसे पूछा गया है। तो परिणाम आता है गणतंत्र, है ना।
गणतंत्र। अभी आप देखिए सभी देशों में क्या है, अलग अलग प्रकार से राजकीय व्यवस्था है, अलग अलग प्रकार से क्या है कानूनी व्यवस्था है, तो सभी देश अलग अलग हिसाब से चलता है। अभी आप देखिए अपना देश क्या है, लोकतंत्रात्मक है, यानी लोगों के द्वारा एक राजा के रूप में ही किसी को चुना जाता है। वो क्या करता है, भारत की सभी चीजों को देखता है, संविधान के अंतर्गत सारी चीजों को बनाता है, कानून के दायरे में रह के वो कार्य करता है। तो अपने देश के अंदर कौन सा चलता है, लोकतंत्रात्मक चलता है। वहां आया था गणतंत्रात्मक। उत्तराधिकारी के अकॉर्डिंग भी चलता है और दूसरे देशों के अंदर एकाधिकार भी अलग चलता है। अभी देखिए ना ब्रिटेन के अंदर क्या है, राजा महाराजा वाली चीजें चल रही, विक्टोरिया एलिजाबेथ वो सारी चीजें आ रही है, प्रिंस आ रहे हैं, क्वीन आ रही है, तो वो सारी चीजें उत्तराधिकारी के अंदर आती हैं जो कि ब्रिटेन के अंदर लागू है। गणतंत्रात्मक कहाँ पे है, चीन के अंदर है। लोकतंत्रात्मक कहाँ पे है, भारत के अंदर है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं लिख देती हूँ और ये ब्रिटेन हो जाएगा। चलिए अपने यहाँ पे भी होता तो अच्छा ही होता ना, राजा महाराजा का शासक। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। एक ये व्याकरण का ग्रंथ ही है अष्टाध्यायी। काफी समय एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इसका, लगभग 8 से 9 बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। घुमा फिरा के पूछेंगे इसको, पर पूछेंगे जरूर, है ना, तो इसको आप अपने नोट्स में जरूर लिखें। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे, इसके लेखक आपसे पूछे गए हैं। जितने भी प्रमुख पुस्तकें हैं, चाहे वो व्याकरण से संबंधित हो, ग्रंथ से संबंधित हो, हिंदू धर्म से संबंधित हो, कोई से भी धर्म से संबंधित हो, क्रिकेटर से संबंधित हो, पुस्तक राइटर जो अभी बड़े फेमस है जिनका निधन हो चुका है, जितने भी पुस्तकें हैं उनके राइटर है, सब कुछ मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। एक वीडियो है पुस्तक और लेखक से संबंधित, वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो सारे पुस्तक लेखक आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो जरूर देख लीजिएगा। 20-25 मिनट का ही वीडियो होगा, पर इससे आपके 2 से 3 नंबर जरूर कवर हो जाएंगे, है ना। चलिए व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक आपसे पूछे गए हैं, तो लेखक कौन आ जाएंगे, तो इसके लेखक आ जाएंगे पाणिनि। कौन है इसके लेखक, पाणिनि। अब ये पाणिनि क्या लिखते हैं, अष्टाध्यायी को लिखते हैं। पूछा जाएगा पाणिनि द्वारा लिखित कृत का नाम बताइए, या फिर पूछ लिया जाएगा ग्रंथ का नाम बताइए, दोनों ही चीजें एक हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है बाण भट्ट की अगर मैं बात करूं, बाण भट्ट, तो ये क्या लिखते हैं, कादम्बरी। कादम्बरी क्या लिखते हैं, कादम्बरी। और इसके साथ साथ में क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं हर्षचरित। क्या लिखते हैं, ये हर्षचरित इनके द्वारा लिखा गया है। कादम्बरी तो लिखा है, इसके साथ साथ में हर्षचरित भी इन्होंने लिखा है। दूसरा अपन बात करें दूसरे ऑप्शन का कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा क्या लिखा गया है, तो ये लिखते हैं पद्मावत। पद्मावत, देखिए पद्मावत वो मूवी है वो नहीं है ना, ये ग्रंथ है इनका, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। ये पद्मावत, पद्मावती मूवी आई थी, उसका नाम चेंज करके फिर पद्मावत किया गया। इन्होंने कोई मूवी नहीं ली, वो संजय लीला बंसाली की मूवी है ना, तो दोनों ही चीजें अलग हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है आर्थिक अपृष्ट सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। एक अपृष्टता आता है जो छुआछूत का कानून होता है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत उसके सारी चीजें लिखी गई हैं। ये अपृष्ट सिद्धांत के प्रवर्तक के बारे में आपसे पूछा गया है। जैसा कि पहला वाला प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है, उसी प्रकार का ये प्रश्न भी आपको कंफ्यूज करेगा। अगर ऑप्शन में उस टाइप की चीजें कुछ देखने को मिली ना, तो फट से आंसर आपका वही लगने वाला है जो कि सरासर गलत होने वाला है। तो आर्थिक अपृष्टता सिद्धांत के प्रवर्तक आपसे पूछे गए हैं, तो इसके प्रवर्तक के सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं, दादा भाई नौरोजी, द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। किसको, दादा भाई नौरोजी को। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें अपन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। ये कौन थे, अभी देखिए पंडित, इनको पंडित ही क्यों बोला जाता है, कुछ और भी तो बोल सकते थे। क्या ये पंडित थे, ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे, नहीं थे ना, फिर भी इनको पंडित क्यों बोला जाता था, तो इनको कश्मीरी पंडित, सुना होगा ना नाम आपने, कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित जो हैं उनके समुदाय की वजह से इनको क्या बोल दिया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू इनको बोल दिया गया। दूसरा, बच्चे जो भारतीय बच्चे हैं वो क्या है, प्यार से इनको चाचा नेहरू भी बोलते हैं। दूसरा ये क्या रहते हैं, पहले पीएम रहते हैं, भारत के पहले पीएम रहते हैं, और इनके नाम पे भारत में बहुत सारी योजनाएं भी हैं। और दूसरा, बहुत सारे जो बांध बने हुए हैं उनकी नींव इन्हीं के द्वारा रखी गई है। बहुत सारे जो पुराने हैं, इनके कार्यकाल के समय जितने भी बांध बने हुए हैं उनकी नींव इन्हीं के द्वारा रखी गई है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, लाला हरदयाल, तो ये क्या करते हैं, गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। गदर पार्टी,
गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। और लाला लाजपत राय को तो आप सभी जानते हैं, इनको गरम और नरम दल के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो सारी डिटेल इनके बारे में बता दी थी। चलिए नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहाँ पे स्थित है आपसे पूछा गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क भी इसी को बोला जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को बात कर रहे हैं। इस नेशनल पार्क की स्थित कहाँ पे है, तो यह उत्तराखंड के अंदर है। पूरे के पूरे जितने भी नेशनल पार्क हैं समथिंग 103 के आसपास, सारे आईएमपी नेशनल पार्क भी मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा। पूरे नेशनल पार्क आपको ट्रिक वाइज याद हो जाएंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। दूसरे ऑप्शन की भी अगर बात करें, राजस्थान का प्रमुख नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा आ जाएगा, घाना पक्षी, घाना पक्षी नेशनल पार्क, नेशनल पार्क है ना, घाना पक्षी नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर है। एक है केवलादेव नेशनल पार्क, दोनों ही यहाँ पे हैं। राजस्थान की बात करें, घाना पक्षी नेशनल पार्क, इसके अंदर क्या है, साइबेरियन सारस, जो बहुत लंबे किलोमीटर की क्या है यात्रा करके कहाँ पे पहुँचते हैं, राजस्थान के अंदर पहुँचते हैं। यानी कि साइबेरिया से क्या आते हैं, साइबेरियन सारस यहाँ पे पहुंचते हैं। बिहार की अगर बात करूं, यहाँ पे क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। और पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं, पश्चिम बंगाल की, तो ये यहाँ पे क्या है, सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन। और इसके साथ में क्या आ जाएगा, जल्दापारा, जल्दापारा नेशनल पार्क। तो ये सभी के सभी कहाँ पे हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर हो जाएंगे। किसकी नगरी है पश्चिम बंगाल, दीदी की नगरी है ना, ममता बनर्जी की। चलिए नेक्स्ट है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य के निवृत्त होने की अवधि क्या होती है। राज्यसभा में क्या होता है, 1/3 सदस्य, यानी कि ये क्या है, 30 सदस्य ही, इसमें से 10 सदस्य जो है हर बार क्या है, रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो 1/3 जो सदस्य हैं उनकी निवृत्ति जो होती है, सेवानिवृत्ति की अवधि जो है वो आपसे पूछी गई है। तो वो क्या होती है, तो वो होती है प्रत्येक 2 वर्ष। क्या होती है, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में क्या है, इनकी निवृत्ति हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है, 2 महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की सक्रिय पट्टी को क्या कहा जाता है। जैसे कि ये है अपना देश, पहले भी बताया था, माइंड नहीं करेगा कोई भी नक्शे को लेके, क्योंकि इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं है मेरी। तो ये है अपना भारत है ना, ये है भारत और ये है श्रीलंका। तो अब इनके मध्य में जो चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे कि इन तक पहुंचने की जो चीज़ें हैं या इनके बीच में जो रास्ता है उसको किस नाम से जाना जाएगा, तो 2 महासागरों को विभाजित करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये प्रमुख महासागर हैं, इनको विभाजित करने की यहाँ पे बात हो रही है। तो इस सक्रिय पट्टी को कहा क्या जाता है, तो इसको कहा जाता है जलडमरू मध्य, है ना। और अगर यहाँ पे किसी देश को अलग करने की बात अगर आपसे कही जाए कि देश को अलग करना है, तो सीमा विभाजन हो जाएगा ना, सीमा का निर्धारण करना ही उसके अंदर आ जाएगा। यहाँ महासागरों की बात हो रही है, इसलिए डमरू मध्य आ जाएगा। अभी बात करें दूसरे ऑप्शन की कि गलियारा क्या है, गलियारा। अभी एक तो घरों के अंदर गलियारा छोड़ा जाता है ना, बेसिकली बहुत सारे घरों के अंदर गलियारा होता है। गलियारों की बात अलग हो रही है, ये गलियारा 2 देशों के मध्य है। तो 2 देश कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा अपना देश भारत और दूसरा आ जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश। इसको क्या कर रखा है अपन ने, सॉरी ये तो गलियारे के अंदर ही आएगा। तो इसमें क्या है, 3 बीघा गलियारा अपन ने दे रखा है इसको, है ना, 3 बीघा, जो प्रत्येक दिन 6 घंटे के लिए क्या है खोल दिया जाता है। क्यों, लोगों के लिए, आवाजाही के लिए। और भारत और बांग्लादेश के मध्य है ये 3 बीघा जमीन जो है ना अपनी ही है, इसको आने जाने के लिए क्या है जगह दे रही है, जिसका नाम क्या है, 3 बीघा गलियारा के नाम से ये जाना जाता है। विभाजन रेखा की अगर मैं बात करूं, विभाजन रेखा तो ये क्या है, अब जैसे भारत पाकिस्तान की बात करें, ये पाकिस्तान है, ये भारत है, तो इनके मध्य में जो रेखा है ना, ये मध्य में बॉर्डर बनी हुई है, रेखा है, इसको क्या कहेंगे अपन, तो इसको कहेंगे रेड क्लिफ रेखा। क्या कहेंगे, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। तो ये क्या है, एक सीमा निर्धारण है जो कि 2 देशों के मध्य में है। वापस चाइना की बात करें तो मैकमोहन रेखा आ जाएगी, अलग अलग रेखा है। वापस अगर श्रीलंका की और भारत की बात करें तो जलडमरू मध्य पाक जो है ना, पाक जलडमरू मध्य, ये आ जाएगा। तो सीमा निर्धारण किसके मध्य होती है, 2 देशों के मध्य। और जलडमरू मध्य किन के बीच में होता है, तो 2 महासागरों के मध्य में
होता है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय संस्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो किस संशोधन के तहत दिया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको दिया गया है। बाकी न्यायपालिका लिए 76 आ जाएगा। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस वर्ष के अधिनियम के अंतर्गत की गई है? औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस वर्ष के अधिनियम के अंतर्गत की गई है? लगभग अगर कोई भी अधिनियम आपसे पूछ लिया जाए तो लगभग का आंसर क्या होता है? अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का एक उद्गम जिसे किससे खोजा गया था? भारतीय संगीत का उद्गम जिसे किस में खोजा गया था, यानी कि कौन से वेद के अंदर इसको खोजा गया है? भारतीय 4 प्रमुख वेद हैं, है ना, 4 प्रमुख वेद हैं और इन वेदों को 4 भागों में बांटा था महर्षि वेद व्यास ने, है ना, वेद व्यास जी के द्वारा। कौन सा ग्रंथ है इनका जो बड़ा प्रसिद्ध है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि वेद व्यास जी के द्वारा कौन सा ग्रंथ जो है लिखा गया है। 4 भागों में डिवाइडेशन किसने किया है? महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा किया गया है। इन्होंने वेदों को 4 भागों में बांट दिया है। पहला वेद आता है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये 4 प्रमुख वेद हैं। संगीत का उद्गम कौन से वेद के अंदर देखने को मिलता है, ये आपसे पूछा गया है। तो सामवेद, सामवेद स से आप याद रखिएगा, सामवेद और संगीत का उद्गम एक ही प्रकार से है ना। तो सामवेद में भी स आता है और संगीत में भी स आता है। क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, तो IMP लगा लीजिएगा। तो सामवेद संगीत का उद्गम इसमें माना जाता है। अथर्ववेद, ये बहुत सारे लोगों के काम की चीज है। अथर्ववेद वाले आपको ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेंगे? असम की कामाख्या माता मंदिर के वहां देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो मंदिर है इसमें क्या है, ज्यादातर जो यात्री आते हैं वो कौन से होते हैं? जादू टोना वाले, यानी कि उनको क्या कहते हैं, एक कुछ नाम है ना, याद, तांत्रिक उनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तांत्रिक। तो तांत्रिक तंत्र शिक्षाओं से संबंधित अगर वेद कोई पूछा जाए आपसे तो अथर्व वेद आ जाएगा। जिनमें जादू टोने में जो भी लोग विश्वास रखते हैं उनके लिए काम की चीज है अथर्व वेद। तो अपने अपने ऊपर जो भी जादू टोना लगता है लगा लीजिए और SSC MTS की जो एग्जाम है वो पास कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ पे स्थापित किया है? थोड़ा सा मात्रा का फेरबदल है इसमें। चालुक्यों की अगर बात ना करके चोल वंश की बात करें तो आंसर चेंज हो जाएगा। चालुक्य और चोल दोनों ही सेम लगते हैं, बोलने में सेम लगते हैं ना, पर सेम नहीं है। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ पे स्थापित किया है? तो ये कहाँ पे करते हैं? मालवा के अंदर, जो कि अभी वर्तमान में पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर। पहले ये क्या थी? एक रियासतों के रूप में हुआ करती थी। जब क्या है, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य यहाँ फैलाया था मालवा के अंदर। बात करें दक्षिण भारत की तो यहाँ पे किसका शासक हुआ करता था? तो चोल वंश का। चोल वंश, चोल वंश या राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश। तो इसमें किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रकूट वंश लिखा हुआ आए या फिर चोल वंश लिखा हुआ आ जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत हो जाएगा। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के अंदर कौन थे? राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, उदय सिंह, शक्ति सिंह, बहुत सारे यहाँ पे हुए थे। उत्तर भारत की बात करें तो ज्यादातर हिस्सा उत्तर भारत का किसके कब्जे के अंदर था या किसके अंदर इन्होंने यहाँ पे शासक किया था? कौन था यहाँ पे? तो यहाँ पे आए थे मुगल, है ना, मुगल। और सबसे ज्यादा अगर शासक करने वाला शासक है तो वो अकबर है। और इसका थोड़ा सा विपरीत चलेगा औरंगजेब, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ, औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट है, सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? देखिए आ ही चुका है, मैंने बोला था ना इससे आगे पढ़ाने वाली हूँ। सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट, है ना, निरुत्साहित करने वाला, इसने रोक लगाने की कोशिश करी थी, अकबर आ जाएगा। ये विरोध था, है ना, इसका विरोध करता था। सती प्रथा गलत है, क्योंकि सती प्रथा क्या है? महिलाओं के साथ में दुराचार ही कहा जा सकता है। महिलाओं के साथ में उनकी दुर्गति करना या उनका दुराचार करना, क्योंकि किसी भी महिला का अगर उसका जो हस्बैंड है, उसका पति है, उसका आर्य है, अगर वो समाप्त
समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसके साथ साथ में उस पार्थिव शरीर के साथ में किसको बिठा दिया जाता था? सती प्रथा की, मतलब प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए महिला को उसके साथ में बिठा दिया जाता था। यानी कि पति के जीवन का अंतिम क्षण आते से ही पत्नी का जीवन का भी अंतिम क्षण आ जाएगा, दोनों को ही साथ में जला दिया जाए। तो ये क्या है? सती प्रथा के अंदर, क्योंकि एक की मृत्यु आ चुकी है पर दूसरे की नहीं। ऐसा पुरुषों के साथ में भी होना चाहिए ना। अगर पत्नी मर जाए तो पति को भी साथ में बिठा दो, उसको मानो कि हाँ ये सती प्रथा चल रही है या नहीं, है ना, तो वो चीज़ें भी होनी चाहिए। अकबर ने क्या है, इसका रोक लगाने की कोशिश करी थी कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये गलत है। और इसके शासनकाल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में अगर कोई मुगल सम्राट आपसे पूछा जाता है तो वो अकबर ही पूछा जाता है, क्योंकि दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने करी? इसी ने करी। इबादत खाने किसने बनवाया? इसी ने। जजिया कर को समाप्त किसने किया? इसी ने। बाकी सारे जितने भी आए इसके सिर्फ विपरीत चले, है ना। इन्होंने क्या है, सबको समान लेके नहीं चले। ऐसा कोई इतना अच्छा कार्य नहीं करवाया कि उनको फुल डिटेल से पढ़ा जाए। उनके कुछ एक कार्य हैं जो अच्छे से पढ़ने लायक हैं। बात करें यहाँ औरंगजेब की, तो एक औरंगजेब जो था ना, जैसे ये छठा शासक था मुगल सम्राट का। औरंगजेब की अगर बात करें अपन, तो औरंगजेब इसका बिल्कुल विपरीत था। किसका? अकबर का। अकबर का कैसे विपरीत था? एक चीज सेम है बस, अकबर के साथ में औरंगजेब को मैं लिख देती हूँ। देखिए, औरंगजेब से एक ही चीज़ें सेम हैं, ये हैं कि सबसे लंबे समय तक शासक करने वाले अगर मुगल सम्राट आपसे पूछे जाएं तो एक तो अकबर आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा औरंगजेब। अकबर ने क्या किया? हिंदू तीर्थ कर जो लगता था उसको समाप्त कर दिया, इसने वापस चालू कर दिया। किसने? औरंगजेब ने। अकबर के शासन काल में जो चीज़ें होती थी, वास्तुकला और संगीत को इसने बड़ा स्थान दिया। इसने बिल्कुल बैंड लगा दिया कि नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है, ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही प्रजा को सेम समझा था, पर इसने बिल्कुल नहीं समझा। इसने सिर्फ मुस्लिमों को क्या है, बढ़ावा दिया, बाकी इनके साथ में अत्याचार किए, वो सारी चीज़ें करी हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजा अच्छा था और ये नहीं था, ये चीज़ें आप डिसाइड करके मुझे बताइएगा। बात करें जहांगीर की, तो इसके शासनकाल में तो अंग्रेज आ ही चुके थे, बता चुकी हूँ इनके बारे में तो काफी समय में आपको। बाबर की अगर बात करूं तो मुगलों की जो क्या है स्थापना की बात करें, संस्थापक इनको माना जाता है मुगल वंशज का, तो कौन आ जाएगा? बाबर आ जाएगा। कौन है ये? अकबर के पिताजी आ जाएंगे, मतलब दादाजी आ जाएंगे। नेक्स्ट है लाला हरदयाल। किस पार्टी के नेता थे? अभी बताया था मैंने, गदर पार्टी के क्या थे? नेता थे। स्वराज दल की अगर स्थापना की बात करें तो इसके साथ में कौन आते हैं? मोतीलाल नेहरू। और इसके साथ साथ में कौन आ जाएंगे? चित्तरंजन दास है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? दांडी यात्रा कहाँ से शुरू करी थी? यहाँ पे राज्य दे दिए गए हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? तो ये करते हैं गुजरात से। गुजरात से क्या करते हैं? दांडी मार्च ये निकालते हैं, दांडी यात्रा ये निकालते हैं, जिसके अंदर ये क्या करते हैं? ऐसे व्यक्तियों को शामिल करते हैं जो पूरी तरीके से क्या है? मजबूत हो, है ना। मजबूती का मतलब यह है कि अगर अंग्रेज आपको पीटेंगे, मार खानी पड़ेगी तो मार भी खाओगे और चलोगे उठ के। वो सारी चीजें अगर आपके अंदर हैं, अगर क्वालिटी है, तो ही क्या है आप इस चीज को ज्वाइन करेंगे। किसको? दांडी मार्च को। तो इसके अंदर क्या होता है? दांडी यात्रा निकाली जाती है। 78 पुरुष इसके अंदर शामिल होते हैं, महिला समेत पुरुष जितने भी थे 78 पीपल जो है इसके अंदर शामिल होते हैं। गांधी जी की जो दांडी यात्रा होती है, अब इसकी शुरुआत होती है 78 लोगों से, है ना, जो चलते चलते बहुत सारी लाखों की भीड़ में बदल जाते हैं। कितने किलोमीटर ये चलते हैं? तो ये चलते हैं 390 किलोमीटर। 390 किलोमीटर टोटल ये चलते हैं, है ना, 390 किलोमीटर। तो इसमें क्या है? दांडी मार्च इन्होंने निकाला था गुजरात से। गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरुआत होती है। साबरमती आश्रम ये लिखा हुआ नहीं मिले तो आपको लिखा हुआ मिलेगा अहमदाबाद। तो कुछ भी अगर आ जाए तो आपको याद होना चाहिए। दूसरा अगर बात करें बिहार से, तो बिहार का चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन जो हुआ था, ये गांधी जी की लाइफ का पहला आंदोलन है ना,
पहला आंदोलन है चंपारण आंदोलन, जो कि गांधी जी ने पहली बार कोई आंदोलन किया था। नील की खेती के खिलाफ इन्होंने क्या है, किसानों का साथ दिया था, अंग्रेजों के विरोध चले गए थे, तो बिहार के चंपारण के अंदर यह आंदोलन होता है। इसके बारे में भी मैं काफी समय आपको पढ़ा चुकी हूँ। गुजरात के अंदर एक और होता है अहमदाबाद मिल मजदूर का, जो कि साराभाई के खिलाफ होता है, वो इनका दूसरा आंदोलन होता है। और दांडी यात्रा, ऐसे कर करके बहुत सारे आंदोलन इन्होंने कर दिए थे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया। कन्नौज का युद्ध ये लड़ा गया था 1540 में। किस किस में मध्य लड़ा जाता है, तो इसमें आते हैं हुमायूं और दूसरे आ जाते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। और एक और इनका महत्वपूर्ण युद्ध है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे हुमायूं और शेरशाह के मध्य एक और कौन सा युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन दे देती हूं मैं, चौसा का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, हल्दीघाटी युद्ध, पानीपत युद्ध। इनमें से 5 ऑप्शन दिए हैं मैंने, कोई भी एक आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा युद्ध इनके मध्य में लड़ा गया था। नेक्स्ट है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की ही थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी आ जाएगी। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये क्या है, केवल 4 वर्ष की योजना थी। अब पंचवर्षीय से संबंधित तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 1951 में। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है ना, तो इसका प्रारंभ हुआ था 1951 के अंदर। दूसरा प्रश्न बनेगा पंचवर्षीय योजना टोटल कितनी आई थी, तो प्रति 12 पंचवर्षीय योजना आई थी। 12 पंचवर्षीय योजना क्या 12 ही पंचवर्षीय योजना भारत में लागू की गई है, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं की गई है ना, नहीं की गई है। टोटल कितनी चल चुकी हैं, तो कितनी चल चुकी हैं, टोटल 9 चल चुकी हैं, है ना, 9 चल चुकी हैं, 9 पंचवर्षीय योजना चल चुकी हैं। और इसकी अगर बात करें कि इस पंचवर्षीय योजना के ऊपर जो रोक लगाने का कार्य किया है वो किसने किया था, तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के द्वारा इन योजनाओं को रोक दिया गया था। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन किस वर्ष हुआ है। गठन आपसे पूछा है किस वर्ष किया गया है, इसरो का तो कब होता है, 1969 के अंदर होता है। एक और प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है इससे संबंधित कि इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे, तो पहले कौन आ जाएंगे, विक्रम साराभाई। ये कौन है, पहले इसके चेयरमैन हैं। अभी लेटेस्ट की अगर मैं बात करूं वर्तमान में कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में आ जाएंगे, इससे पहले थे शिवान और अभी वर्तमान में कौन है, एस सोमनाथ क्या है, ये वर्तमान में है। और इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले थे के शिवान। कौन थे, के शिवान, ये इससे पहले थे, पूर्व है ना। चलिए नेक्स्ट है सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था। सत्य के आग्रह पे आके खड़े हो जाना, है ना, तो सत्य का आग्रह किसने किया था या सत्याग्रह सबसे पहले शब्द प्रयोग किसने किया था, तो ये करते हैं अपने गांधी जी, है ना। गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था, सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया है, आपसे पूछा गया है, तो ये आ जाएगा 75वां संविधान संशोधन के अंदर क्या किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था को क्या है, लागू किया गया है। और पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कौन से राज्य में लागू होती है, तो यह सबसे पहले लागू होती है हमारे राजस्थान के अंदर, है ना, राजस्थान के अंदर क्या है, ये लागू होती है। नेक्स्ट है भारत में सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार, ऊंची पर्वत चोटी आपसे नहीं पूछी है, शिखर नहीं पूछा है, पठार आपसे पूछा है, तो पठार कौन सा आ जाएगा। अगर ऊंची चोटी आपसे पूछा जाता है या सबसे ऊंचा पर्वत आपसे पूछा जाता है तो भारत का क्या लगाते हैं आप, K2, है ना, गेटवे ऑस्टिन, तो ये क्या है K2 आप लगवा देते, यही आंसर होता ना। और सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा अगर पूछा जाता तो फिर माउंट एवरेस्ट आता है जिसकी ऊंचाई क्या है 8848 मीटर हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत, इसकी पठार की अपन बात कर रहे हैं तो पठार कौन सा आ जाएगा, लद्दाख का पठार है।
जो कि क्या है, भारत का सबसे ऊंचा पठार है। अरावली पर्वत की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पे है, तो अरावली पर्वत है राजस्थान के अंदर। कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर। सतपुड़ा कहाँ पे है, तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। ये राजस्थान से कहाँ है, पाक के बीच तक जा रहा है ना, पाकिस्तान तक जाता है। विंध्याचल की अगर मैं बात करूं तो ये है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो ये सभी राज्य के अपने अपने पर्वत हैं, तो आप अच्छे से याद रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं और आने वाले समय में कौन से एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, या किसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, या भारत जीके के ऊपर वीडियो चाहते हैं, करंट अफेयर, किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस चाहिए आने वाले 10 दिन के अंदर, अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस चाहिए तो आपके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट चाहिए, क्योंकि आप कमेंट करते नहीं हो। इतनी बार मैं बोल के जाती हूँ, चाहे मैं ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, इसके आंसर अगर आपको नहीं भी आते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक के लिए ही आप कमेंट कर दें जिनकी आपको रिक्वायरमेंट है कि आने वाले समय में इनकी मुझे तैयारी करना है बहुत अच्छे से, या कोई भी ट्रिक वाइज आपको चीज़ें याद नहीं हो रही हैं तो इसके ऊपर भी वीडियो लेके आ जाओ, तो इसके लिए भी आप कमेंट करें। और मैंने क्लास के लिए पूछा है तो इसके लिए भी आप जरूर से कमेंट करके जाइएगा कि 10 दिनों के अंदर अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस चाहिए हैं तो। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य अपने सुंदर सागर पुलिनो के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है। पुलिनो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बीच के लिए, बीच वो है ना गोवा वाला बीच, आंसर ही बोल दिया मैंने इसका, गोवा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोवा। अगर पुलिनो लिखा हुआ आ जाए और बीच लिखा हुआ है, दोनों ही चीजें अलग हैं, इसे कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है पुलिनो। सुंदर सागर यानी कि समुद्र यहाँ पे है, गोवा वाला बीच यहाँ पे है ना, गोवा वाला बीच तो कहाँ पे है, गोवा के अंदर आ जाएगा। भारत का अंतिम छोर कौन से राज्य के अंदर है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए आगे बढ़े। भारत का तोता किसे कहा जाता है, तो भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। मीठा बहुत बोलता होगा ना ये, इसलिए क्या है, तोता इसको कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है। नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट डे जो क्लास लेके आने वाली हूँ उसके अंदर इसके बारे में बताऊंगी कि आखिरकार इसको भारत का तोता ही क्यों कहा गया। चलिए, कुछ और भी तो कह सकते थे इसको। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा गया। देखिए, अपने भारत की सबसे लंबी कौन सी नदी है, तो वो है गंगा। इसको देखते से ही डर लगता है, तो ये देखिए नील नदी जो है ये क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। कहाँ से इसका उद्गम होता है, अफ्रीका से होता है, अफ्रीका से इसका उद्गम होता है। लंबाई आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसकी लंबाई क्या है, ईमानदारी से अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसकी लंबाई टोटल क्या है। अमेज़न नदी कहाँ की है, तो यह है अमेरिकी नदी, अमेरिकी नदी है। सिंधु नदी की बात करें तो ये पाक की नदी है। अगर इसका पानी अपन रोक लेना तो ये प्यासे मर जाएंगे। अभी पानी और भूखमरी दोनों ही चल रही है पाकिस्तान में, तो पानी की किल्लत तो हो ही जाएगी अगर अपन ने इसका पानी रोक दिया तो सिंधु नदी किसकी, पाक की जीवनदायिनी नदी कहलाती है, जिसका 80% पानी किसके पास में है, पाक के पास में है, और 20% पानी किसके पास में है, अपने ही पास में है, यानी कि भारत के पास में है। और गंगा नदी क्या है, अपने भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए, आज का अपना अंतिम प्रश्न। इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन कराऊं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 25 में से आपके टोटल कितने कंप्लीट हुए हैं। आज के क्वेश्चन में से अगर 70 प्लस भी जाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि आज क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल था, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी मैं, पर थोड़ा सा था, आपको टफ लग सकते हैं। अगर आपकी तैयारी थोड़ी कम है तो अच्छी खासी तैयारी है तो आप पूरे में से पूरे भी कर सकते हो। पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारों को। किसको दिया जाता है, पत्रकारों को दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। और कौन से पत्रकार को दिया गया था, अपने भारतीय पत्रकार को, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए, हो चुके हैं अपने 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। और मैंने आपको बोला है अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस चाहिए तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। अगर आपके ज़्यादा कमेंट आते हैं, अगर इसी क्लास पे मुझे 30 कमेंट भी मिल जाते हैं लाइव क्लास के लिए, है ना, लाइव क्लास के लिए, तो विथ इन आने वाले 10 दिनों के अंदर मैं आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आ जाऊंगी। अब आप मुझे बताइएगा कि किस टॉपिक पे आपको सर्वप्रथम लाइव क्लासेस चाहिए, करंट अफेयर के लिए चाहिए या MTS की क्लासेस जो चल रही है इसके ऊपर, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।